साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं योजनाएं, और योजनाओं में देखेंगे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसको बोलते हैं अपन डे एनयूएलएम। डे मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। तो एनयूएलएम मतलब नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, ठीक है। इस योजना को हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट बी की महत्वपूर्ण योजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एनयूएलएम, ठीक है। 1997 में एक योजना चलाई थी सरकार ने, उसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका नाम था। 1997 की योजना थी। इसको पुनर्गठित करके इसका नाम कर दिया गया अब एनयूएलएम। मतलब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर नई योजना लाई गई है, उसको नाम बोलते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसका जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2014 से इसका प्रारंभ हुआ था, और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया है इस योजना को, ठीक है। 2016-17 के अंदर आते आते इसका नाम चेंज करके एनयूएलएम से इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है डे एनयूएलएम। डे एनयूएलएम मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। डे का मतलब हो गया DAY का, दीनदयाल अंत्योदय योजना। और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन मतलब एनयूएलएम, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, ठीक है। इसमें जो वित्त पोषण की बात करें तो वित्त पोषण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। पहले जो वित्त पोषण था 60:40 के में था, कि 60 रुपए अगर सरकार लगा रही केंद्र सरकार तो 40 रुपए जो है राज्य सरकार लगाएगी। लेकिन वर्तमान में इसको जो है 75-25 कर दिया गया है, 75:25 कर दिया गया है। और ये जो नाम इसका जो चेंज हुआ है दोस्तों 2016 में, 2016-17 के अंदर, मतलब आपका 19 फरवरी 2016 को इसका नाम चेंज हुआ है। इसका एक ध्येय वाक्य है, वो है मेरा रोजगार उन्नति का आधार। मेरा रोजगार उन्नति का आधार क्या है दोस्तों? इसका ध्येय वाक्य है, ठीक है। ध्येय वाक्य है मेरा रोजगार उन्नति का आधार। राजस्थान में 2014-15 से ये योजना शुरू हुई थी। 40 नगरीय निकायों में शुरू हुई थी, लेकिन वर्तमान में अभी राजस्थान की समस्त नगर पालिकाओं में ये योजना संचालित है। और इसको जो है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के अंदर इसका नोडल विभाग है, ठीक है। 2016-17 में इसको सभी नगरीय निकायों को शामिल कर लिया गया था, मतलब वर्तमान में ये सभी नगरीय निकायों में चल रही है। इसमें जो राशि प्रदान की जाती है वो प्रदान की जाती है PAISA पैसा पोर्टल के माध्यम से, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। 36 माह में 36 किस्त आपके अकाउंट में आती है, ठीक है। योजना का जो प्रकार है इसमें हम देखेंगे तो योजना का प्रकार क्या है? पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामूहिक। मतलब इसमें पारिवारिक रूप से भी शामिल हो सकते हैं, इसमें लाभ ले सकते हैं योजना का, व्यक्तिगत रूप से भी ले सकते हैं और सामूहिक रूप से भी लाभ ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट अभी लेटेस्ट हुई 21 जून 2023 को। यूएनडीपी आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि उसके द्वारा इसको सहयोग प्रदान किया जा रहा है इस योजना को। मतलब किस वैश्विक संस्थान द्वारा इस योजना को सहयोग प्रदान किया जा रहा है, तो वो है दोस्तों यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हम पात्रता की बात करें तो शहरी गरीब परिवार, शहर के जितने भी गरीब है, चाहे वो BPL में हो, चाहे वो स्टेट BPL में हो, चाहे आस्था कार्ड धारक हो, चाहे अंत्योदय परिवार हो, या ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, अगर वो सब इस कैटेगरी में आता है कोई भी परिवार, तो वो इस एनयूएलएम के अंदर जो है लाभ लेने के लिए योग्य है, ठीक है, पात्र माना जाएगा। मतलब BPL हो, स्टेट BPL हो, आस्था कार्डधारी हो, अंत्योदय परिवार हो, या फिर जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है किसी परिवार की, तो वो इसके अंदर पात्र माना जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस मिशन का उद्देश्य है कि विभिन्न घटकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना। मतलब इसमें कुछ घटक हैं, इसमें 6-7 करके कोई घटक हैं। उन घटकों के अंदर आपको अगर स्वरोजगार प्राप्त करना है तो आपको बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, कि आप जो है खुद का धंधा जो है शुरू कर सकें। इसके अंदर दोस्तों कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का जो इसमें प्रावधान किया गया है। और महिलाओं को, एक महिला ही नहीं, एक या एक से अधिक महिलाएं आपस में बैठ के क्या बना सकती है? समूह बना सकती है और कुछ नया स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं। जैसे मान लो कुछ महिलाएं हैं, और महिलाएं वो घरों में रहती हैं और वो आचार उनको अच्छा बनाना आता है। अब आचार अच्छा बनाना आता है तो अचार का वो रोजगार, स्वरोजगार पैदा कर सकती है। अब उसके लिए जो रोजगार पैदा करने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऋण वो है बैंक द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह से स्वयं सहायता समूह मतलब SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। इस तरह से सिलाई का कोई धंधा हो सकता है तो स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। योजना के जो मुख्य घटक हैं वो हम देख लेते हैं एक बार।
ये घटक याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से एनुअल में घटक शामिल नहीं है। तो ये घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं? क्षमता और निर्माण का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है कौशल डेवलपमेंट करने के लिए, और इसमें जो है क्या ट्रेनिंग दी जाती है। सामाजिक संगठन और संस्था का विकास किया जाता है। स्वरोजगार कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा समय समय पर। कौशल प्रशिक्षण और नियोजन दिया जाता है। शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता दी जाती है, मतलब शहरी पथ विक्रेता कौन हो गए? स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, उनको क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है। शहरी बेघरों हेतु आश्रय स्थल दिया जाता है, जो जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनके लिए रैन बसेरा बनाया जाता है। मैंने आपको जब इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पढ़ाई थी, जिसका अभी नाम मुख्यमंत्री शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कर दिया गया है, उसमें मैंने बताया था कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं या फिर जो पथ विक्रेता स्ट्रीट वेंडर है, उनको जो लोन दिया जाता है, तो दोस्तों वो लोन तो वहां से मिलता है, लेकिन योजना इसके अंदर मिलता है। समझ में आ गई? तो मतलब इस योजना को उस आपस में लिंक किया हुआ है। नमोन्वेषी व विशेष प्रोजेक्ट, मतलब क्या क्या जो है नए नवाचार किए जा सकते हैं, क्या नए विशेष प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं, उनके ऊपर भी इसमें ध्यान रखा गया है। तो ये योजना के घटक याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला घटक है क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। इसमें हम देखते हैं कि एक इसमें शासकीय परिषद होती है, शासकीय परिषद होती है और एक कार्यकारी समिति होती है। ठीक है, जो शासकीय परिषद होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है नगरीय विकास और आवासन मंत्री, मतलब आपके यूडीएच मिनिस्टर इसमें शासकीय परिषद में अध्यक्ष होते हैं। और कार्यकारी समिति में जो अतिरिक्त मुख्य सचिव और शासन सचिव क्या होते हैं, इसमें अध्यक्ष होते हैं। इसके नीचे जो जो होती है संस्था, वो होती है जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दो स्तर पर दिया जाता है, राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है और एक जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे ऊपर मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो सबसे ऊपर होती है, वो होती है शासकीय परिषद, जिसमें यूडीएच मिनिस्टर अध्यक्ष होता है। उसके नीचे जो अतिरिक्त मुख्य सचिव और शासन सचिव कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं। और थर्ड नंबर पे होता है जिला स्तरीय कार्यकारी समिति। जिला स्तरीय कार्यकारी समिति जो है वो अध्यक्षता जिला कलेक्टर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है दो तरह से, एक तो स्टेट लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो राज्य स्तर पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें उसका नाम है स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जाता है स्टेट लेवल पर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये प्रशिक्षण ये ट्रेनिंग दी जाती है वो है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, स्टेट पे तो स्टेट मिशन और डिस्ट्रिक्ट पे तो डिस्ट्रिक्ट मिशन। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी है, जो भी ट्रेनी है, ट्रेनी को भी इसमें दोस्तों पैसे मिलते हैं। कितने? 7500 रुपए पर कैंडिडेट पर ट्रेनी के 7500 रुपए दिए जाते हैं। ट्रेनिंग करने जाओगे तो आपको 7500 रुपए का भुगतान सरकार करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। इसमें जो दूसरा घटक है वो है सामाजिक संगठन और विकास संस्थान। सामाजिक संगठन और संस्था का विकास की हम बात करें तो शहरी गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में सामूहिक रूप से संगठित करना और सब्सिडी युक्त ब्याज प्रदान करने के लिए ये सामाजिक संगठन और संस्थान विकास, मतलब कुछ महिलाओं द्वारा आपस में मिलकर एसएचजी मतलब वार्ड स्तर पर 10 से 20 महिलाएं वार्ड स्तर पर 10 से 20 एचसीजी मिलकर, मतलब मेरी बात सुनो, कम से कम 5 से लेकर 10 महिलाएं आपस में मिलेगी और आपस में एक ग्रुप बनाएगी। उस ग्रुप को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, वार्ड स्तर पर जब ये ग्रुप 10 या 20 हो जाते हैं, 10 से 20 हो जाते हैं, फिर ये एचसीजी 10 से 20 एचसीजी मिलकर एसएचजी, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में मिलकर बनाते हैं एएलएफ, मतलब एरिया लेवल फेडरेशन। एरिया लेवल फेडरेशन जब ये आपस में मिल जाते हैं एरिया लेवल फेडरेशन, फिर वो बनाते हैं सीएलएफ सिटी लेवल फेडरेशन। और एएलएफ और सीएलएफ का जो है क्या कराना पड़ता है दोस्तों? पंजीकरण कराना पड़ता है। ठीक है, क्या कराना पड़ता है? पंजीकरण कराना पड़ता है। तो ध्यान रखना, महिलाएं आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। और आपस में मिलकर वो बैंक से ऋण भी लेती हैं और खुद का स्वरोजगार भी शुरू कर सकती हैं। आगे देखो, इसी के अंदर संसाधन संगठन एचएसजी, एएलएफ और सीएलएफ के गठन, विकास और अन्य गतिविधियों हेतु आरोज का सहयोग लिया जाता है। आरोज कौन होते हैं? आरोज ये होते हैं, जैसे महिलाओं ने तो आपस में ग्रुप बना दिया, लेकिन महिलाएं ग्रुप बना के नगर पालिका से या नगर निगम से कैसे कोऑर्डिनेशन करेगी? तो उनकी सहायता के लिए एएलएफ के लिए हो, चाहे सीएलएफ के लिए हो या एसएचजी के लिए हो, उनके लिए आरोज की नियुक्ति की जाती है। आरोज मतलब
ये एक पोस्ट होती है, ठीक है, संविदा पे इनको लिया जाता है और ये जो है इस योजना एनयूएलएम के अंदर सभी लोगों को सहायता प्रोवाइड कराते हैं। इनका पेमेंट सरकार द्वारा किया जाता है। आरओज क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इनको जो है वहां पर इसलिए ही नियुक्त किया जाता है। आरओ मतलब आगे आरओ की फुल फॉर्म हो गई दोस्तों रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों को आपस में जोड़ने के लिए ये पोस्ट बनाई गई है, ठीक है, संविदा पर होता है ये, ठीक है। आरओज को प्रति एससीजी अधिकतम 10,000 रुपए तक का भुगतान डे एनुअलम की राशि से निकाय द्वारा किया जाता है। मतलब इनको प्रति एसएचजी, जितने एसएचजी बनाएंगे उतना इनको बेनिफिट रहेगा। तो प्रति एसएचजी के लिए अधिकतम भुगतान है दोस्तों, ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए प्रति एसएचजी है, अधिकतम 10,000 रुपए का भुगतान किया जा सकता है। तो नगरीय निकायों पर ये डिपेंड करता है कि कितना उनको भुगतान किया जाना है, ठीक है। रिवॉल्विंग फंड की हम बात करें तो दोस्तों रिवॉल्विंग फंड होता है एसएचजी द्वारा न्यूनतम 3 माह कार्य करने पर डे एन्यूरियम द्वारा 10,000 रुपए प्रति एसएचजी उपलब्ध कराया जाता है, रिवॉल्विंग फंड, ठीक है। एचएसजी के बचतों के अतिरिक्त ये उपलब्ध कराया जाता है। एएलएफ हेतु जो है ये 50,000 रुपए होता है। एसएचजी के लिए ये कितना होता है, रिवॉल्विंग फंड 10,000 रुपए होता है, ठीक है। और एएलएफ के लिए कितना होता है दोस्तों, प्रति एएलएफ 50,000 रुपए का फंड होता है, ठीक है। ये एससीजी कोई आपस में फंड बनाते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, उसकी बचत के अलावा होता है, ध्यान रखना, ये बचत के अलावा होता है। आगे देखो सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन। सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन से मतलब क्या है कि बैंकिंग सेवा के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन कहलाता है। वित्तीय साक्षर करना इसका उद्देश्य है। कैंप्स जो होते हैं वित्तीय साक्षर के लिए जो है, वित्तीय साक्षर करने के लिए कैंप्स का आयोजन किया जाता है। कैंप होते हैं ना, इसके लिए कैंपों का भी आयोजन किया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, वित्तीय रूप से साक्षर करने के लिए। आगे देखो शहरी आजीविका केंद्र, ये क्या होता है, सिटी लिवलीहुड सेंटर, CLCs, ठीक है। डे एन्युअलम के प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक शहरी आजीविका केंद्र स्थापित होगा, CLC स्थापित होगा। प्रत्येक शहर के अंदर न्यूनतम कम से कम एक तो CLC स्थापित होगा। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि कितनी जनसंख्या पर कितने CLC होंगे। अगर मान लो जनसंख्या 3 लाख तक है किसी शहर की, तो वहां पर एक CLC स्थापित होगा। मान लो अगर जनसंख्या 3 से 5 लाख है तो 2 CLC स्थापित होंगे। और मान लो अगर जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख है तो 3 होंगे। और 10 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो अधिकतम जो है 8 हो सकते हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा और 8 से कम हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और CLC हेतु 3 किस्तों में 10 लाख रुपए भेजे जाते हैं सरकार के द्वारा। अगर CLC बन जाते हैं तो 10 लाख रुपए 3 किस्तों के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आगे देखो स्वरोजगार कार्यक्रम। इसमें स्वरोजगार कार्यक्रम में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता स्वरोजगार, खुद का रोजगार चलाने के लिए दिए जाते हैं बैंकों के माध्यम से, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो इसमें जो पात्रता रखी गई है दोस्तों 18 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष अगर न्यूनतम आयु है, 18 वर्ष से अगर आप ऊपर हैं तो आप इसमें पात्र माने जाएंगे। बैंक में जो है आपको जमानत की आवश्यकता नहीं है, मतलब बिना गारंटी के आपको लोन मिलता है। और आपको व्यक्तिगत उद्यम के लिए अगर आप व्यक्तिगत लोन लेना चाहते हैं, पर्सन टू पर्सन, मतलब एक तो होता है व्यक्तिगत एक सामूहिक, अगर कोई व्यक्तिगत लोन है तो अधिकतम लोन दिया जाएगा आपको 2 लाख रुपए का, अधिकतम लोन 2 लाख रुपए तक का दिया जाएगा, ठीक है। और इस पर जो ब्याज लिया जाएगा दोस्तों, ब्याज लिया जाएगा 7%। कितना, 7% का ब्याज लिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में तो ब्याज भी नहीं लेते थे, 50,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराते थे, ना ब्याज लेते थे ना गारंटी रखवाते थे। इसमें 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, लेकिन इसमें गारंटी रखवाई जा रही, गारंटी नहीं रखवाई जा रही, ब्याज तो लिया जा रहा है 7%। अगर कोई ग्रुप सामूहिक उद्यम के लिए लेता है तो 10 लाख रुपए तक का स्पेरेंट दिया जाएगा और जो ब्याज है वो 7% रहेगा। मतलब ब्याज की दर जो है फिक्स कर रखी है, कितनी, 7%, ठीक है। महिला समूहों को अगर ब्याज में अलग से छूट दी गई है 3% की, 7% तो ब्याज लिया ही जाएगा। अगर कोई महिला समूह द्वारा लोन लिया जा रहा है तो 3% की छूट दी गई है, मतलब उनको 4% पर ये लोन मिल सकता है, ठीक है। स्वरोजगार चलाने के लिए महिलाओं को 4% पर लोन मिल सकता है। कितना बढ़िया लोन मिल रहा है बताओ, 4% पे, ठीक है।
आजकल तो 10-10% पे लोन मिलता है। खैर, कौशल प्रशिक्षण है और नियोजन के माध्यम से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। तो आवश्यकता आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें शैक्षणिक योग्यता का कोई निर्धारण नहीं किया गया है प्रशिक्षण के लिए, और प्रति प्रशिक्षणार्थी 15,000 रुपये तक अधिकतम दिया जाता है। 15,000 रुपये अधिकतम दिया जाता है प्रति ट्रेनी को। शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता के लिए स्ट्रीट वेंडरों का पंजीकरण कराना जरूरी है। उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आई कार्ड दिया जाएगा कि हाँ आपने पंजीकरण करा लिया है, पहचान पत्र दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार किया जाएगा कि यहाँ पर जो है वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। नॉन वेंडिंग, वेंडिंग और नॉन वेंडिंग का मतलब ये हो गया कि आपने सड़क के ऊपर थड़ी ठेले देखे होंगे, थड़ी ठेले देखे हैं तो वहां पर जो है कहीं पे भी मर्जी आई लोग लगा लेते हैं थड़ी ठेले। आपने कहीं पे ये भी देखा होगा कि किसी रोड पे तो कहीं ठेड़ी ठेला लगा हुआ ही नहीं है और कहीं पे तो बहुत सारे लगे हुए हैं। तो जहाँ लगे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं वेंडिंग जोन। वहां पर गवर्नमेंट अनुमति देती है कि अगर आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन नॉन वेंडिंग जोन होते हैं जहां पर आप नहीं लगा सकते, तो वहां पर सरकार अनुमति नहीं देती। अगर आप लगाते हो तो आपका जो है नगर निगम द्वारा ठेला ही उठा लिया जाएगा, ठीक है, आपका चालान कर दिया जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रीट वेंडिंग का प्लान तैयार करते हैं, नॉन वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन कहाँ पे होने हैं। आगे देखो, राजस्थान स्ट्रीट वेंडर, राजस्थान स्ट्रीट वेंडर्स रूल्स हैं 2016, ये लागू करवाना इनका उद्देश्य। प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड रेगुलेशन एंड स्ट्रीट वेंडिंग रूल्स 2016 लागू है वर्तमान समय में। टाउन वेंडिंग एक कमेटी होती है जिसके गठन आयुक्त या अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में होती है। टाउन वेंडिंग एक कमेटी होती है जिसमें क्या होते हैं, ये जो वेंडर्स होते हैं, जो ठगी ठेले वाले थे, इनके भी क्या यूनियन होती है, इनका भी चुनाव होता है और इनमें सदस्य और अध्यक्ष वगैरह ऐसे होते हैं, अध्यक्ष है ना, इसमें होते हैं। और ये आपस में इनके हितों के लिए जो है नगर पालिका के सामने बातें रखते हैं। इनके चुनाव होते हैं बकायदा, हम चुनाव भी करवाते हैं नगर निगम के अंदर। तो छोटी जगह नहीं होते म्यूनसिपैलिटीज में, लेकिन बड़ी जगह नगर निगम में ये इनके चुनाव होते हैं। आगे देखो, नगर निगम स्तर पर 10 प्रतिनिधि होंगे और नगर परिषद और नगर पालिका स्तर पर 3 प्रतिनिधि होंगे। ये निर्वाचित सदस्य के रूप में होते हैं। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि इनका चुनाव होता है। तो ये 10 तो होते हैं नगर निगम स्तर पर, और नगर पालिका और नगर परिषद के स्तर पर होते हैं दोस्तों 3 होते हैं। आगे देखो, शहरी बेघरों हेतु आश्रय स्थल, रैन बसेरे जो बनाए जाते हैं शहरी आश्रय विहीनों के लिए स्थायी आश्रय निर्माण और पुनरुद्धार और रखरखाव हेतु ये बनाए जाते हैं, एनयूएलएम के अंतर्गत ही आते हैं। और इन बेघरों के लिए जो आपने फुटपाथ पे सोते हुए लोग देखे हैं, तो सरकार ने क्या कर रखा है, जगह जगह पर क्या कर रखा है, आश्रय स्थल बना रखे हैं, रैन बसेरा बना रखे हैं। तो ये जो है 24/7 खुले रहते हैं, ठीक है। वहां पर जाके आपको आपका नाम वगैरह लिखवाना होता है और वहां पे जो है आप रह सकते हैं। और उसी के पास में इंदिरा रसोई या अन्नपूर्णा रसोई संचालित होती है, तो 8 रुपए में वहां पे भोजन भी कर सकते हैं। तो बढ़िया सुविधा है गवर्नमेंट की, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वहां पर थोड़ी समस्या आ जाती है। तो आपके अगर आसपास में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है तो आप वहां पे जाके जागरूक कर सकते हैं नागरिकों को। एक अच्छा और सच्चा नागरिक होने का ये आप कर्तव्य निभा सकते हैं। और आश्रय स्थलों के लिए प्रति 1 लाख की आबादी पर स्थायी सामुदायिक आश्रय स्थल जो न्यूनतम 100 व्यक्ति की क्षमता वाला होगा, ठीक है। प्रति 1 लाख की आबादी पर एक स्थल होगा, क्या रैन बसेरा होगा, ठीक है, आश्रय स्थल होगा। और वो आश्रय स्थल में कम से कम 100 लोग रह सकते हैं। क्षमता इनकी कितनी रहेगी, 100 लोग। और एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फुट का स्थान उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे भेड़ बकरियों की तरह भर दिया, कम से कम 50 वर्ग फुट का एक व्यक्ति को स्थान उपलब्ध कराना होगा। संचालन जो है एनयूएलएम के तहत प्राप्त राशि से 5 वर्षों तक किया जाएगा एक रैन बसेरे, ठीक है। आगे देखो, अन्य घटक नवोन्वेषी और विशेष प्रोजेक्ट। तो डे एनयूएलएम की कुल राशि का 5% व्यय किया जाएगा। मतलब कोई नवाचार करना है इस योजना के अंतर्गत, कोई नवाचार करना है, कोई अन्य जो है लाभ देना है किसी को, तो इसमें जो है नवाचार किया जा सकता है। जिसकी जो टोटल फंड है उसका 5% जो है नवाचार पे खर्च किया जा सकता है। लेकिन ये जो नवाचार किया जाएगा, जो केंद्र सरकार 75% राशि दे रही है, ये अनुपात था ना 75:25, तो ये नवाचार के लिए 75% जो राशि है केंद्र सरकार की, उसमें से 5% का व्यय किया जाएगा। राज्य सरकार की राशि को नहीं छेड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डे एनयूएलएम हमारी ये योजना कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाली योजनाएं देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक चीज और मैं आपको बता रहा था कि पिछली क्लास में मैंने कुछ आपको योजनाएं कराई थी, तो मैं उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना में मैंने आपको बताया था सामान्य कार्य
और एक विशेष कार्य। मैंने इसमें अनुपात बताया था लेबर का और उसका, है ना। तो सामान्य कार्य के लिए 75:25 बताया था और इसमें 25:75 बताया था, यही बताया था। तो इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लेना, अभी जो है नया अपडेट हो चुका है, सामान्य कार्यों के लिए जो है 70:30 हो चुका है कि पारिश्रमिक 70 और जो है 30 ये राशि, ठीक है, 30 जो है कार्य, है ना। तो ये ध्यान रखना 70:30 कर लेना, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था कि एक दूसरी योजना के अंदर, वो योजना थी आपकी शहरी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। उसके अंदर मैंने बताया थी जो आयु है, आयु जो है 18 से लेकर 40 वर्ष, 18 से लेकर 40 वर्ष। अभी हाल ही में इसमें संशोधन हो चुका है। एक आपके स्टूडेंट जो है, आपने ही मुझे कमेंट करके बताया था, तो मेरे को अच्छा लगा कि आप लोग जो है अपडेटेड हो। तो मैंने चेक किया तो 18 से 40 की जगह अब इसमें कर दिया गया है 18 से 60 वर्ष, ठीक है। अगर आपको फैक्ट ऐसा लगता है कि जो मैंने गलत बता दिया है या फिर मेरी भूल से रह गया है, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी बता सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि देखो अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि आप भी मुझे थोड़ा सा अपडेट करें, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो है छूट जाती है। तो कोई नहीं, अपन साथ में रह के तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो, नोट्स इसके मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि अभी जो है 30 तारीख तक अभी आरपीएससी ने जो है संशोधन के लिए पोर्टल खोल दिया है। 500 रुपये संशोधन देकर जो है नाम पता एड्रेस जो भी आपको संशोधन करना है फोटो वगैरह में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।